इतनी दूर मेरी शादी करने की क्या जरूरत थी मम्मी? अब मेरा मन कैसे लगेगा? समधन जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। जब तक ये दिन में 10 बातें किसी को कह ना देना, इसका जी नहीं भरता। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बातें बता दिया करना बस। मैं सामने आंखों में देखकर सारी बातें बताना पसंद करती हूँ मम्मी जी। फोन पर चुगली मुझे ज्यादा पसंद नहीं है मम्मा। अरे मत रो बेटी, मत रो। भगवान पर भरोसा रख। तू तो वैसे भी समझदार है। अगल बगल नई नई सहेलियाँ बना लेना। वैसे भी तेरी सहेलियाँ तुझसे जला करती थी, भूल गई क्या? ना बच्चा ना, रोना बंद कर दे बेटा। बेचारी सीमा अपनी विदाई में इतनी फूट फूट कर रो रही थी कि देखने वाले लोगों की आंखों में से भी आंसू आ जाए। पर ये दर्द, ये गम अपनी माँ से दूर होने का नहीं, अपनी सहेलियों से दूर होने का था। आखिर अब सीमा किसे पकड़कर चुगली करेगी, किसे बताएगी अपने ससुराल वालों के बारे में? पापा की चुगली मम्मी को कर लेती थी, मम्मी की अपने फ्रेंड्स को। पर अब अपने ससुराल वालों की चुगली किससे करूँगी मैं? कोई बात होगी ससुराल में तो कोई तो होना चाहिए ना, जिसे 2 का 4 लगाकर बता सकूं। और इस तरह की उलझनों से घिरी बेचारी सीमा रोते हुए गाड़ी में बैठती है। लगता है बिटिया रानी बड़े नाजों से पली बड़ी है अपने घर में, वरना आज के ज़माने में किसी बच्ची को इतना रोता नहीं देखा मैंने। अब शांत भी हो जाओ सीमा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इतनी दूर शादी करके क्यों ले जा रहे हो मुझे? वहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं होगा, मेरा मन कैसे लगेगा बताओ करण। करण? ये करण कौन है? देखो देखो, टेंशन में कैसे मैंने तुम्हें करण कह दिया। करण ना मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था, जिससे मैं बाकी लड़कियों की चुगली क्या करती थी। अब अगर नए दुल्हा दुल्हन इतने अच्छे टॉपिक पर बहस कर रहे हो तो ड्राइवर का ध्यान आगे सड़क पर लगे भी तो कैसे? ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर उनकी बातें सुनने लग जाता है। भैया, आप आगे देखकर गाड़ी चलाइए ना, पीछे इसकी बातें सुनते रहेंगे तो हम तीनों मेरे घर ना पहुंचकर कहीं और पहुंच जाएंगे। और इस तरह रोते रोते बेचारी सीमा अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में भी उसकी आंखें भीगी हुई थी, जिसे देखकर बाकी की औरतें कहती हैं, ये हुआ संस्कार। मेरे गांव की शादी के बाद मैंने आज तक ऐसी कोई शादी नहीं देखी जहां लड़की रो रही हो। 2 मिनट का ड्रामा और बस आँख से आंसू गायब। इतना महंगा मेकअप जो कराया होता है। अरे घर वालों के लिए रोने से ज़रूरी तो मेकअप बचाना होता है। पर इस ज़माने में भी बीनू की बहू को देखो, अब तक बेचारी की आँख भीगी हुई है। अरे ये होते हैं संस्कार। मान गए बीनू तेरी किस्मत को। पर कोई कहाँ जानता था कि सीमा क्यों रो रही है। किसी तरह अपने मन को डटाकर सीमा बाकी सारी रस्में पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी नज़र उसके कमरे के अटैच बालकनी पर पड़ती है। अच्छा है, कम से कम इस बालकनी से अगल बगल तांका झांकी तो कर लूँगी। ये सोचती जैसे ही सीमा अपनी बालकनी में जाती है तो देखती है कि सामने की घर की बालकनी में उसकी बचपन की सहेली प्रिया खड़ी है। फिर क्या था, एक ही पल में सीमा के सारे आंसू गायब हो जाते हैं। अरे प्रिया, तेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे ससुराल के पीछे। अरे बेकार में मैं रो रही थी, मुझे पता होता कि तू मुझे यहाँ मिल जाएगी तो मैं कभी रोती नहीं। तुझे पता है, विदाई पे डांस भी नहीं कर पाई मैं। शिट यार। अच्छा, तो रोहन की शादी तुझसे हुई है। अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। यहाँ मेरी 2-4 और फ्रेंड्स बन गई है। हम मिलकर ना मज़े से चुगलियाँ करते हैं। अब हमारे टीम में तू भी आ जा। वैसे बता दूँ, तेरी सास ना ज़रा स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान से। हाँ। अगली सुबह जहाँ सब नई बहू की मुंह दिखाई के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ सीमा का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये नई बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मम्मी जी। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ बहू, जाकर तू देख तो उसके कमरे में। 2-4 बार उसके कमरे से होकर आई हूँ मैं मम्मी जी। न जाने ये लड़की कहाँ चली गई। बाहर सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं रोते रोते अपने मायके तो नहीं चली गई वो। और इत्तेफाकन ये बात रेखा सुन लेती है और वो बाहर आकर सभी से कहती है, लगता है रेनू की नई बहू भाग गई। क्या? तुझे कैसे पता? कैसे पता क्या, अपने कानों से सुनकर आई हूँ।
रेणु की बड़ी बहू खुद कह रही थी कि छुटकी निकल ली, वरना तुम ही सोचो अब तक कहाँ है बहू। ये सारी बातें रोहन के कान में पड़ जाती है। अरे यार मम्मी, बाहर लोग बातें बना रहे हैं, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ कि सीमा भाग गई, सीमा भाग गई। कहाँ है सीमा? ढूंढो ना उसे। सभी सीमा को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी बीनू उसके कमरे की बालकनी में पहुंचती है और अपनी बहू को सामने के घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की से बातें करता देख लेती है। ये सब क्या है बहू? तू यहाँ है और वहाँ तेरा पूरा ससुराल तुझे इधर उधर ढूंढ रहा है, और तू अपने ससुराल के पीछे के घर के लोगों से बातें करने में बिजी है। ससुराल के पीछे के लोग नहीं मम्मी जी, ये ना मेरी बचपन की फ्रेंड है प्रिया। हाँ, जो भी है, अब चल, तुम मुंह दिखाई की रस्म में देरी हो रही है। अरे प्रिया, तू सजेस्ट करना मैं क्या पहनूं? अरे कोई भी साड़ी पहनकर फौरन बाहर आ जा बहू। सीमा तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म पूरा करती है और कुछ देर बाद फिर से बालकनी में प्रिया से बातें करने चली जाती है। अरे बीनू, हम सोच रहे थे कि अब आ ही गए हैं तो बहू के हाथ की पहली रसोई खाकर ही जाएंगे। कहाँ है तेरी बहू? बुला ले उसे। रेणुका और बीनू हर तरफ नज़र घुमाते हैं पर सीमा तो उन्हें कहीं नहीं दिखती। रेणुका फुसफुसाते हुए अपनी सास से कहती है, इस सीमा के तो पैरों में पंख लगे हैं मम्मी जी, अब फिर कहाँ गायब हो गई है? अरे वहीं होगी बालकनी में, रुक मैं उसे लेकर आती हूँ। बीनू सीमा को ढूंढते उसकी कमरे के बालकनी में जाती है तो सीमा वहीं मिलती है। हो गया तेरा भरत मिलाप, 2 मिनट चैन नहीं है तुझे। बाहर सभी बैठे हैं तेरी पहली रसोई का खाना खाने के लिए, चल। किसी तरह बीनू अपनी बहू को रसोई में लेकर जाती है और सीमा पहली रोटी बनाते ही सबसे पहले उसे लेकर हॉल के रास्ते सभी के सामने अपने कमरे की ओर चली जाती है और बालकनी में जाकर अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाती है। अरे प्रिया, जल्दी बाहर आकर देख, मेरी रोटी कितनी गोल गोल बनी है। इतनी गोल गोल रोटियां मत बना, फिर तेरे ससुराल वाले ना सारे काम तुझसे करवाना शुरू कर देंगे। सबके सामने ऐसा दिखा कि तुझे कोई काम आता ही नहीं, समझी? हाँ रे, ठीक है। सीमा रोटी बनाकर कमरे में ले गई, अजीब बात है। तभी कमरे से सीमा बाहर आकर सभी से कहती है, वो ना मैं आप सभी को बताना ही भूल गई थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। बाप रे बाप बीनू, तू तो बड़ी बुरी फंसी है। चलो बहनों, चलो यहाँ से, यहाँ तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब ये रोज़ का हो जाता है। आए दिन कोई भी काम करने के पहले, करने के बाद या काम के बीच में सीमा बालकनी में जाकर अपने ससुराल के पीछे रह रही अपनी सहेली से बातें करने लगती। जब भी घर में आता हूँ सीमा कमरे में मिलती ही नहीं है। कहाँ है सीमा मम्मी? अरे तेरे कमरे के बालकनी में है बेटा। उस प्रिया से बात करने से फुर्सत मिले तब तो अपने पति से उसका हाल चाल पूछेगी। ऐसा कब तक चलेगा मम्मी जी? देवरानी के आने के बाद भी रसोई का सारा काम मुझे अकेले संभालना पड़ता है। अब आप इसके लिए कुछ कीजिए। और बीनू मिस्त्री को बुलवाकर अपने बेटे के कमरे की बालकनी तोड़वा ही देती है। ना रहेगी बालकनी, ना रहेगी उसकी दोस्ती। अगली सुबह सभी बड़े खुशी खुशी उठते हैं कि पहली बार सीमा उन्हें एक बहू की तरह घर पर मिलेगी। पर इस बार भी सीमा गायब थी। सभी उसे ढूंढना शुरू करते हैं। कहाँ चली गई सीमा? मम्मी कहीं वो घर से चली तो नहीं गई? अरे क्यों तोड़वाई आपने बालकनी? अब मैं क्या करूँगा? तभी भागती हुई रेणुका वहाँ आती है। मम्मी जी, बेकार में ही ना अपने बालकनी तोड़वा दी। आपकी बहू यही है देवर जी, वो तो छत पर जाकर प्रिया से बात करने लगी। हे भगवान! मम्मी! बीनू के इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो सीमा को प्रिया से बात करने से रोक नहीं पाती। क्या फ़ायदा हुआ बालकनी तोड़ने से? घर की डिज़ाइन भी खराब हुई और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। सीमा की शादी मुझसे हुई थी, प्रिया से नहीं। तभी वहाँ सीमा आती है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सीमा को चुगली करने से रोक नहीं सकता मम्मी जी। अब आपकी छत भी तोड़वा देंगी। और सभी सर पकड़ लेते हैं। जब देखो खुड़ुक खड़ाक। इन पड़ोसियों ने तो दिमाग का दही कर दिया है। न जाने क्या कमी रह जाती है उनके घर में कि हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देते हैं। अभी जाकर इनकी मरम्मत करती हूँ। इस बार अच्छे से सुना कर आना इन लोगों को प्रमिला। मैं तब तक एक कप चाय बनाकर पी लेता हूँ। कितना शोर हो रहा है, हाय मेरा सर। और अपने पड़ोसियों के घर हो रहे कंस्ट्रक्शन की आवाज से चिड़ी हुई प्रमिला उनके घर पहुंच जाती है। अरे सुमन जी, कहाँ हैं आप? इतनी भी इंसानियत नहीं बची क्या आप लोगों में?
मेरे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और आपके घर से आवाजें आनी बंद ही नहीं हो रही। तो उनके कानों में कोयला डाल दीजिए आंटी जी। ये कौन बोला? अपने हाथ में सर दर्द की गोली का पत्ता लिए स्वाति कमरे से बाहर आती है और प्रमिला के हाथ पर उस पत्ते को रखते हुए कहती है, मैं बोली, सर में दर्द हो रहा है ना आंटी, तो ये दवाई पानी में मिलाकर अंकल जी को खिला दीजिएगा। 5 मिनट में दर्द छूमंतर हो जाएगा। मतलब तुम लोग इस ठोका ठोकी की आवाज को बंद नहीं करने वाले? आंटी जी, वो तो हो नहीं पाएगा। एक्चुअली हमारे हॉल में ना काम चल रहा है, एज यू कैन सी। तो किस दिन तुम्हारे घर में काम नहीं चलता? जिस दिन से तुम लोगों की पड़ोसन बनी हूँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इनको तो माइग्रेन की शिकायत हो गई और मुझे बहरेपन की। पिछले 6 महीनों से तुम्हारे घर पर काम ही चल रहा है। मुश्किल से 3 रूम का फ्लैट नहीं, पर कंस्ट्रक्शन तो ऐसे करवाती हो मानो अभी इस फ्लैट के अंदर एक स्वयंभू बिल्डिंग बाहर निकाल लोगी। बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ता देखकर सुमन फौरन वहां आती है। अरे आप शांत हो जाइए प्रमिला जी, मैं कहती हूँ अभी लेबर रुक जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर भाई साहब आराम कर ले, उनका सर दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद काम शुरू होगा, उसमें क्या है। आप ही बताइए बहन जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे उनके सर में सच में दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप और भाई साहब कैसे इस आवाज को बर्दाश्त करते हैं। 24 घंटे एक ही आवाज, सर में दर्द नहीं हो जाता आप लोगों के? क्या कहूँ बहन जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, पर ये मेरी बहू है कि मानती ही नहीं। हम हो रहे हैं बूढ़े और ये ठहरी जवान, ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते। आप जाइए, मैं कोई और रास्ता देखती हूँ। तो ये थी स्वाति, जो कोई इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं थी, पर किसी इंटीरियर डिजाइनर से कम भी नहीं थी। आए दिन अपने फ्लैट में कोई ना कोई बदलाव स्वाति करवाती ही रहती, जिसकी आवाज से परेशान होकर उसकी एक पड़ोसी ने तो घर तक बदल लिया था। पिछले 6 महीने से प्रमिला उनकी पड़ोसन बनकर उनके बगल के मकान में रहने आई थी, और उसकी हालत को देखकर आपको स्वाति की कंस्ट्रक्शन से प्यार का अंदाजा तो लग ही गया होगा। 1 हफ्ते बाद सभी एक साथ रात के खाने पर बैठे हुए थे, तभी प्राची कहती है, कितने दिनों बाद हम सब वापस में एक साथ हॉल में खाना खा रहे हैं ना मम्मी? अब हॉल में काम ही होता रहेगा बेटा, तो साथ में खाना कैसे खाएंगे? सीमेंट बालू में बैठकर तो खा नहीं सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मम्मी जी। अब आप खुद ही देखिए कैसा लग रहा है हमारा हॉल, सो लैविश, लगता है ना किसी मूवी के हीरो का घर है। क्या कहती हो प्राची? सब कुछ तो ठीक है भाभी, पर ये सामने की दीवार पर ये खिड़की की जस्ट नीचे ये काउच नहीं जम रहा। बाकी सब ठीक है, बस इसी साइड ना कुछ कमी लग रही है। कमी? अगली सुबह सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक उन्हें फिर से कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, अब फिर से ये आवाजें कहाँ से आ रही है? स्वाति ने तो करवा लिया हॉल का काम, अब किसके सर पर ठुकाई का भूत चढ़ गया? सवेरे सवेरे इतनी तेज आवाज सुनकर सभी बाहर हॉल में आते हैं और क्या देखते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसी, पता ही नहीं चलना चाहिए कि पहले यहाँ कोई खिड़की भी थी। अब फिर तुम ये क्या करवाने लग गई स्वाति? कल ही तो हॉल का काम खत्म हुआ था। ऐसे ही घर को कबूतर खाना बना रखा है। एक सांस लेने के लिए खिड़की थी, उससे भी वो बंद करवा रही है। मुझे लगता है मेरी मौत तो दम घुटने से ही हो जाएगी। अरे अरे बाबा शांति, वो तो कल प्राची नहीं कह रही थी कि खिड़की के नीचे काउच अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इस दीवार की खिड़की ही बंद करवा दी। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, दूसरी दीवार में खिड़की निकल जाएगी। क्या? हाँ, अब तो दीवार पर हाथ लगा ही दिया है तुमने, तो जो भी करना है शाम तक करके खत्म करो बहू। रोज रोज ही अपने कमरे में खाना मुझसे नहीं खाया जाता। और ये धूल मिट्टी साफ करो, आधे से ज्यादा लोग तो इस धूल के कारण बीमार पड़ जाएंगे। अब अपने ससुर जी की बात को तो स्वाति को मानना ही था। हॉल की खिड़की बदलवाने के बाद 3-4 दिन तक स्वाति बिल्कुल शांत बैठ जाती है। देख लिया कितना दबदबा है मेरा। पड़ोस में एक बार जाकर उस स्वाति के कान मरोड़ कर क्या आई, काम ही बंद करवा दिया उसने। वही तो देख रहा हूँ प्रमिला। कई दिनों के बाद सभी शोर और सीमेंट से दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि तभी स्वाति अपने घर पर एक किटी पार्टी रखती है, जिसमें उसकी सारी सहेलियां उसके घर आती है। हॉल तो काफी अच्छा बना लिया स्वाति, मानना पड़ेगा। क्या अच्छा? एक चीज अच्छी की और दूसरी वही की वही। आज के जमाने में किचन में ये अंगूर और एप्पल वाले टाइल्स कौन रखता है स्वाति? सो लो क्लास। दीवारों पर वुडन टाइल्स या ग्लास टाइल्स लगने लगे।
कभी मेरे घर आओ तो तुम्हें समझ में आएगा किस तरह घर बनाया जाता है। अब इसके बाद स्वाति के अंदर का कीड़ा बिलबिलाने से कहाँ रुकने वाला था और अगले ही दिन स्वाति अपने किचन के टाइल्स को बदलवाने लग जाती है। स्टोन इफेक्ट वाले टाइल्स लगवाऊंगी, अर्थ कलर और वुड्स का काम। ऐसे किचन की दीवारें निखर कर आएगी कि नेहा की सारी हेकड़ी उतर जाएगी। घर की एक हिस्से में तोड़फोड़ खत्म होता तो दूसरे में शुरू हो जाता। किचन में सारे चेंजेस करवाने के बाद एक रोज स्वाति अपने कमरे में आराम से फोन चला रही थी कि तभी स्क्रॉल करते करते वो एक रील देख लेती है। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था। आजकल रूम और टॉयलेट सेपरेट रहते हैं। नहीं, सही भी है। इससे वास्तु पर भी कोई इफेक्ट जरूर पड़ता होगा। मैं कल ही अपने कमरे को बड़ा करवा लेती हूँ और इस बाथरूम को कॉमन बाथरूम बनवा दूंगी। क्या कहते हो सुमित? 6 महीने पहले तक हमारा ये कमरा मास्टर बेडरूम नहीं था, पर तुमने ही इसमें टॉयलेट ऐड करवाया था। शायद तुम भूल गई हो स्वाति। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब फिर से हॉल में मैं नहीं सोने वाला। अरे तो ठीक है ना सुमित, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। ऐसी की तैसी इस ट्रेंड की। पैसे कितने खर्च होते हैं? नाराज नहीं होते ना सुमित, आई लव यू ना बाबू। स्वाति की इस तरह घर में कोई ना कोई छेड़खानी करवाने की आदत से अब सभी परेशान हो चुके थे और एक दिन प्रेम दुकान से हड़बड़ाकर घर आता है। मम्मी, भाभी, प्राची, जल्दी सब आओ। क्या हो गया प्रेम, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, असल में अब होगा। भाभी हमारे घर पर आए दिन इतना काम करवाती है कि सभी को शक हो गया है कि हमारे घर पर बहुत सारे पैसे हैं और ये बात उड़ते उड़ते कुछ गुंडे मवालियों तक पहुंच गई। दुकान पर धमकी आई है, 10 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे हैं वो लोग। पैसा तो एक तरफ, जान का खतरा दूसरी तरफ। हो गया, पड़ गई तेरे कलेजे को शांति बहू। सड़क पर लाकर खड़ा कर दे हमें बहू। तू तो चाहती थी कि हम सबकी जान पर आ जाए और बनवा ले तू घर। पर मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। सब अपना अपना सामान पैक करो, हमें नहीं रहना यहाँ। यहाँ रहना ही नहीं है, हम सब गाँव जा रहे हैं। तभी प्रेम अपनी माँ को आंख मारता हुआ कहता है, हाँ ये भी ठीक है माँ, गाँव ही चलते हैं। शायद शहर में हमारा दाना पानी अब खत्म हो गया है। हे भगवान, प्लीज इस बार संभालने, मैं कसम खाती हूँ। आज के बाद मैं कभी फालतू में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाऊंगी। घर के बाहर खड़ा सुमित प्लान को सक्सेसफुल होता देख रहा था और अपनी पति की ये बात सुनते ही वो प्रेम के फोन पर कॉल लगाता है और किसी प्रो एक्टर की तरह प्रेम कांपते हुए फोन उठाता है। क्या? थैंक यू गुंडे भाई साहब, भगवान का शुक्र है आपको पता चल गया कि हमारा दिवाला पिट गया है। चावल दाल खाने के पैसे जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। हाँ भाई साहब। ये कहकर प्रेम फोन कट कर देता है। माँ, अब हमें गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने किसी तरह उन लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि हमारा दिवाला पिट गया है और उन्होंने मान भी लिया। अब आप भूलकर भी इस घर में कोई तोड़फोड़ मत करवा लीजिएगा भाभी, बड़ी मुश्किल से जान बची है इस बार। अरे तू पागल है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। और कुछ इस तरह दोनों भाई मिलकर स्वाति की सादत को छुड़वा ही देते हैं। सीमा का बेटा पीयूष भले ही सांवला था, पर नेचर और दिल का बहुत साफ था। अपने पिताजी के जाने के बाद भी उसने अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। इसलिए सीमा चाहती थी कि उसकी बहू सुंदर होने के साथ ऐसी हो जो पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। और इसीलिए सीमा की सहेली पीयूष के लिए परी का रिश्ता लेकर आती है। देख ली ना फोटो, है ना लड़की लाखों में एक। अब बता, अपनी पीयूष के लिए कैसी रहेगी? तुझे पसंद है ना? लड़की तो सच में बहुत सुंदर और गोरी है, पर लड़की इतनी गोरी है और मेरा बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की मेरे बेटे का रंग देखकर उसे मना कर दे। सीमा बहुत संस्कारी है और उसे अपने लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। और अपना पीयूष का दिल तो बहुत साफ है। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, लड़की की गारंटी मैं लेती हूँ। अब क्या था, सीमा अपने पीयूष के लिए परी के रिश्ते को हाँ कर देती है। बहुत जल्द पीयूष और परी की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीमा अपनी बहू परी से बहुत प्यार कर रही होती है, तो वहीं परी भी अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ पड़ोसन उसके घर आती है और जब वो परी को देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सीमा की दोनों पड़ोसन आपस में बात करती हैं। अरे बहन, सीमा की बहू कितनी सुंदर है, ऐसे लग रहा है दूध से धुली हुई हो। सही कह रही हो बहन,
इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजन हो। अपने पूरे मोहल्ले में इतनी गोरी बहू किसी की नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लड़की इतनी गोरी और पीयूष इतना काला। आखिर इस लड़की ने पीयूष से शादी कैसे कर ली? अंदर की बात तो किसको पता होती है बहन, क्या पता कुछ और बात हो। खैर जो भी कहो, सीमा की बहू इनका खानदान बदल देगी। एकदम गोरे गोरे बच्चे होंगे अब तो इनके घर में। दोनों पड़ोसन सीमा के घर में बैठकर बात कर रही थी, तभी सीमा मंदिर से निकलकर उनके पास आती है। अरे रीमा बबीता, आज इतनी सुबह सुबह तुम दोनों मेरे घर, कुछ काम है क्या? लो कर लो बात, अब काम होगा तभी हम तुमसे मिलने आएंगे क्या? हम तो तुम्हारी बहू से मिलने आए थे। देखा नहीं था ना हमने तुम्हारी बहू को, और तुमने तो अपनी बहू के मुंह दिखाए भी नहीं की। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी बहन। अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ, मैं अपनी बहू को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं सीमा, क्यों बहू को तकलीफ देती हो? तुम्हारी बहू से हम मिल चुके हैं। तुम जब पूजा कर रही थी तब तुम्हारी बहू ने आकर हमारे पैर छुए थे। वैसे तुम्हारी बहू बड़ी ही संस्कारी है और सुंदर भी। आखिर इतनी गोरी बहू तुम लाई कहाँ से? अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर सीमा मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही अब सीमा अपनी पड़ोसन से बात करती है और उनके दोनों पड़ोसन सिर्फ उसकी बहू की तारीफ ही करती रहती है। ये देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा की नौकरानी तारा वीडियो कॉल पर अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी, तभी वहाँ परी आ जाती है। इतना हंस हंस के किससे बात कर रही हो तारा काकी? छोटी मालकिन, ये ना मेरी ननद है, बम्बई में रहती है। बहुत दिनों से कह रही थी कि अपनी छोटी मालकिन को दिखा दे, पर मुझे ना डर लगता था कहीं आप बुरा ना मान जाओ। भला मैं किस लिए बुरा मानूंगी? आखिर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है? परी का स्वभाव बहुत शांत किस्म का था। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे परी अपनी नौकरानी की ननद से वीडियो कॉल पे बात करके वहाँ से चली जाती है। देखा तूने, मेरी छोटी मालकिन कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी है। कहाँ हमारे मालिक और कहाँ हमारी परी मालकिन। जैसा नाम वैसा रंग रूप है इनका। सही कह रही हो भाभी, ये तो लंगूर के हाथ में अंगूरी मिल गया। तारा अपनी ननद से बात कर रही थी। ये सब कुछ सीमा सुन लेती है और अपनी नौकरानी को धमकाती है। किससे बात कर रही हो वीडियो कॉल पर? किसी से तो नहीं बड़ी मालकिन, मैं तो बस अपनी ननद से बात कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे ना बात किए हुए, और वो भी गाँव गई है, तो बस ऐसे ही। बहुत अच्छे से जानती हूँ तू अपनी ननद से क्या बात कर रही थी और किस बारे में। अरे तू होती कौन है मेरे बहू बेटे के बारे में बात करने वाली? आइंदा से अगर तूने कभी भी मेरे बेटे बहू के बारे में किसी से बात की तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? माफ़ करना मालकिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सीमा अपनी नौकरानी को तो धमका देती है, पर आखिर वो किस किस का मुंह रोक लेती। अब जब भी किसी को अपने बेटे बहू के बारे में बात करते हुए देखती तो हमेशा वो पाती कि लोग उसके बेटे का मजाक बनाते। ये देखकर सीमा को अपनी बहू से नफरत होने लगती है। गलती की मैंने अपने बेटे की लड़की, ऐसी लड़की से शादी करवाकर। मुझे अपने बेटे का और इसका रंग देख लेना चाहिए था। कहाँ ये इतनी गोरी और कहाँ मेरा बेटा काला। इसी वजह से सब इसकी तारीफ करते हैं और मेरे बेटे की बुराई। पर अब ये कहानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आखिर मैं भी देखती हूँ अब कौन मेरे बेटे का मजाक उड़ाता है। अब सीमा ठान लेती है कि वो अपनी बहू की इतनी बुराई करेगी कि हर जगह सिर्फ उसके बेटे की ही तारीफ होगी। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। सीमा, तू तो बहुत सुंदर बहू लाई है, बिल्कुल अंग्रेजन लग रही है। यार यही तो गलती हो गई ना मुझसे। अच्छा होता अगर मैं अपने बेटे का रंग रूप देखकर अपने लिए बहू लाती। मैं घर में बहू नहीं, आफत की पुड़िया लाई हूँ, पुड़िया। तू ऐसा क्यों बोल रही है सीमा? मैंने तो सुना था तेरी बहू बहुत शांत स्वभाव की है और बड़ी ही संस्कारी भी। ये सब तो बस कहने की बात है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मेरी बहू को अपने रंग रूप को सजाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसकी वजह से घर में नौकरानी रखी हुई है। बताओ भला, बहू के होते हुए भी कोई नौकरानी रखता है क्या? आज तक कभी भी सुबह उठकर एक कप चाय नहीं पूछती।
सारा दिन अपने कमरे में बैठकर सहेलियों से, अपनी माँ से बातें करती रहती है और मेरे साथ मेरे बेटे की बुराई। ये क्या बोल रही है सीमा? तेरी बहू तेरे बेटे की भी बुराई करती है? मैं ना अपने घर की बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, पर मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही। अब तू तो समझ सकती है ना, आखिर तेरी भी तो बहू है। जो तेरे साथ तेरी बहू ने किया, वही काम मेरी बहू मेरे साथ कर रही है। क्या क्या सपने संजोए थे मैंने। इस तरह से सीमा रोने का झूठा दिखावा करने लगती है और उसकी दोस्त को लगता है कि सच में उसकी बहू बहुत बुरी है, जिसे अपने रंग रूप का बहुत घमंड है। कुछ देर बाद सीमा की दोस्त चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा की ननद उसके घर आती है। सीमा अपनी ननद से भी अपनी बहू की खूब बुराई करती है। देख रही हो दीदी, तुम दोपहर के 1 बज चुके हैं, पर महारानी को अब तक होश नहीं कि घर में मेहमान आया है, उससे कुछ खाने को पूछ लो। तुम यहीं रुको दीदी, मेरी बहू कुछ करने वाली नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। आखिर तुम्हें दवाई भी तो लेनी होती है। इस तरह से सीमा पीयूष की बुआ की नज़रों में भी अपनी बहू को बुरा बना देती है और खुद मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है। अपनी बहू को बुरा बनाकर सीमा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू पहले से ही अपनी बुआ सास के लिए खाना बनाकर रेडी है और वो अपनी बुआ सास के पास जा ही रही है। ये देखकर कहीं उसका प्लान चौपट ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही चालाकी से सीमा अपनी बहू के हाथ से खाने की प्लेट ले लेती है और उसे कमरे में जाने को कहती है। पर माँ जी, बुआ सास तो मुझसे ही मिलने के लिए यहाँ आई है ना, और अगर मैं उनको खाना भी नहीं दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे तू इतनी टेंशन क्यों लेती है बहू, वो कुछ नहीं सोचेंगी। और वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और जितनी देर आराम करेंगी उनके लिए उतना ही अच्छा है। जा, तू भी सुबह से काम करके थक गई होगी ना, आराम कर ले। हाँ ठीक है माँ जी। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा अपनी बहू की बुराई करती है और उसे सबकी नज़रों में बुरा बना देती है। इस वजह से कोई भी परी से सीधे मुंह बात नहीं करता और बुआ सास भी जाते हुए परी को ताना देती है। बहू, ससुराल में आकर थोड़ी सी ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। जितना समय तुम बहुएं अपने चेहरे को सजाने में देती हो, उतना ही समय अपने ससुराल वालों को भी दो। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। अगर इतनी समझदार होती तो बात ही क्या थी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे चलना चाहिए। ठीक है दीदी, और घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। हाँ, इस तरह से बुआ सास चली जाती है, पर परी अपनी बुआ सास की किसी भी बातों को दिल पर नहीं लेती। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी को उसकी सास ने उसे सबकी नज़रों में बुरा बना दिया है। वो अब भी अपनी सास को माँ मानती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द पीयूष का जन्मदिन आ जाता है। माँ जी, आज पीयूष जी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार आप और मैं, हम दोनों मिलकर पीयूष जी को एक सरप्राइज़ दें। बहू, पीयूष तो अपना जन्मदिन मनाता ही नहीं, फिर हम उसे क्यों सरप्राइज दें? माँ जी, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूँगी। बस मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, आप मेरी मदद कर दीजिएगा। इस तरह से परी अकेले घर का सारा काम करती है और पीयूष के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती है, जिसमें वो पूरे घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ पीयूष और अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है। शाम को जब पीयूष घर आता है और ये सारी डेकोरेशन देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर सीमा वहाँ पर भी अपनी बहू को बुरा बनाने की कोशिश करने लगती है। वाह, आज पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से बन रहा है। वैसे ये सब प्लान किसका था? पीयूष बेटा, ये तो तू बताएगा ना कि ये सब तेरे लिए कौन कर सकता है। पीयूष थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर पीयूष बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब काम परी का है, और वो जैसे ही परी का नाम लेने जाता है कि तभी उसकी बुआ बोलती है, बेटा, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि तेरी माँ ने किया। बचपन से तुझे पाल रही है और आज जब उसे मौका मिला तो उसने तेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया।
वैसे ना ये सब कुछ तेरी परी को करना चाहिए था, पर उसे खुद से फुर्सत ही नहीं मिलती जब वो घर का या तेरे लिए कुछ काम कर सके। अपनी बुआ सास की ये बात सुनकर परी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। पीयूष जब परी का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि सारा प्लान परी का किया है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि जब सरप्राइज प्लान परी ने किया तो उसकी बुआ ने उसकी माँ का नाम क्यों लिया। अब ऐसे ही कुछ देर तक सब बर्थडे एंजॉय करते हैं और इसी बीच आए सभी मेहमान परी की भर भर के बुराइयां करते हैं। जब परी अपने लिए इतनी सारी बुराइयां सुनती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। माँ जी, सभी मेहमान मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या मम्मी जी? तुझसे तुझसे तो कोई गलती नहीं हुई बहू। अरे बहू, लोगों का काम होता है बुराई करना। तू ना इन सब की बातों पर इतना ध्यान मत दे। और रही तेरी पीयूष की बुआ की बातें तो मैं तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल फेंकती हूँ। अरे जाकर पार्टी एंजॉय कर बेटा। सीमा के कहने पर परी पार्टी एंजॉय तो करने लगती है, पर इसी बीच सीमा काम करने का दिखावा करने लगती है। सीमा को काम करता देखकर घर आए सभी मेहमान एक बार फिर से परी की बुराई करने लगते हैं। परी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? तुम्हारी सास अकेली इस उम्र में काम कर रही है और तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो। वो बुआ जी, मैं बस। परी बोल ही रही होती है कि बुआ सास परी के ऊपर बरसने लगती है। ये देखकर पीयूष को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो मेहमानों के जाने का इंतज़ार करने लगता है। मेहमानों के जाते ही पीयूष परी के आंसू पोंछता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने देखा किस तरह से पार्टी में आप परी की बुराई कर रही थी, लेकिन परी ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे आप लोगों की नज़रों में उसे बना रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी परी को सबकी नज़रों में इतना बुरा क्यों बना रही हो? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी बीवी को बुरा नहीं बना रही, बल्कि तेरी बीवी तुझे बुरा बना रही है सबकी नज़रों में। पता है, जब से ये हमारे घर में बहू बनकर आई है ना, सब क्या बोलते हैं तेरे बारे में। लोग कहते हैं लंगूर के हाथ अंगूर आ गया। न जाने और किस किस तरह से लोग तेरा मजाक बनाते हैं। माँ, लोगों का तो काम होता ही है बोलना, और मुझे समाज वालों से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और ना ही परी को फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। परी इतनी गोरी, इतनी सुंदर है, पर फिर भी उस पर रत्ती भर का भी घमंड नहीं है। और जिसने मुझ जैसे काले से शादी करी, मेरी इतनी परवाह की, आप उसी के बारे में ऐसे शब्द बोल रही हैं। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ जी, आप अगर चाहती थी कि मैं सबकी नज़रों में बुरी बन जाऊँ तो आप मुझे एक बार कह देती, मैं अपने आप सबकी नज़रों में बुरी बन जाती। माँ जी, मैंने आपको सास नहीं माँ समझा है, और अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप एक बार बोल कर तो देखती। अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। आज मैं हार गई बहू, तेरे सामने हार गई। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, आज तो मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दे बहू, और तू फिक्र मत कर। तेरी सास ने तुझे सबकी नजरों में बुरा बनाया है ना, अब मैं ही तुझे सबकी नजरों में अच्छा भी बनाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बस आप तो लोगों के बहकावे में आ गई और आपने ऐसा काम किया। पर मुझे खुशी तो इस बात की है कि समय रहते ही आपको सब समझ में आ गया कि किस तरह से लोग हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहू, आज मुझे सब समझ में आ चुका है, इसलिए अब मैं भी तेरे और पीयूष की तरह कभी किसी की नहीं सुनूंगी। अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, जिसे जो कहना है कहने दे। इतना बोलकर सीमा अपने बेटे बहू को गले से लगा लेती है, और उस दिन के बाद से सीमा कभी भी अपनी बहू की ना तो बुराई करती है, ना ही उसे बुरा बनाने की कोशिश। अब सीमा जब भी बात करती तो अपनी बहू की तारीफ़ किया करती, और ये देखकर सभी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उसकी बहू से जलते कि आखिर सीमा की बहू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो वहीं सीमा अपने बेटे बहू के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीती है। पवन यार, बहुत हो गया, अब उठ भी जाओ ना। आपको पता है घर को स्कूल के लिए लेट हो जाता है। अरे तो तुम उठा करो ना।
घर को तैयार कर दो तुम, मुझे सुबह सुबह मत जगाया करो। तुमसे नहीं देखा जाता कि मैं चैन से सो रहा हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो, बीवी को क्या रिमोट से चलने वाली मशीन समझते हो? एक तो वैसे ही बच्चों की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती, उसके बाद सुबह 5 बजे उठकर पहले गर्व को स्कूल के लिए तैयार करूं, उसके बाद घर के काम करूं, तब जाकर ऑफिस के लिए तैयार हूं। मेरी जिंदगी में तो सुकून नाम का कोई शब्द ही नहीं है। थक गई हूं मैं भागते भागते। देखो अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो नौकरी छोड़ दूंगी मैं। अरे भाई, जब से मुन्ना हुआ है तुमने बहस कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। गर्व के टाइम पर तो सब कुछ मैनेज हो गया था ना। थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, मुन्ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ पवन, कि जब तक मुन्ना छोटा है मुझे भी मदद की जरूरत है। पूरी रात मैं मुन्ने के साथ जागती रहती हूँ, 24 घंटे जाकर बस काम करती रहूं, ऐसा भी तो संभव नहीं है ना। और तुम ही बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन ऐसा है जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे, उसके लिए मेरे पूरे खानदान को बीच में घसीट कर ले आती हो। अरे नौकरी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब किसी को मेरी पड़ी नहीं तो मैं कब तक पीसती रहूं? मैं भी अब अपने बच्चों पर ध्यान दूंगी और थोड़ा सुकून की जिंदगी बिताऊंगी। मुझे भी घर और नौकरी के बीच में पिसने का कोई शौक नहीं है। अगले दिन। अरे रुचि, तुम ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? आज छुट्टी है क्या? आज नहीं, मैंने ऑफिस से परमानेंट छुट्टी ले ली है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यही कि मैंने जॉब छोड़ दी है। अपनी माँ की मदद से गर्व को तो मैंने किसी तरह संभाल लिया था, लेकिन अब दोनों बच्चों को एक साथ संभाल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर एक दिन मैं मुन्ना के लिए खाना बना कर न जाऊं तो मेरा बच्चा पूरा दिन भूखा रह जाता है। इतना भी नहीं हो पाता किसी से कि उसके लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर उसे खिला दे। क्या फायदा ऐसे पैसों का अगर मेरे बच्चों को समय से खाना पीना ही ना मिल पाए। मुन्ना की आया हर चौथे दिन छुट्टी कर लेती है, जिसकी वजह से मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ती है। मेरे बेटे को अभी देखभाल की जरूरत है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि इस समय मैं नौकरी पर नहीं, खुद पर और अपने बच्चों पर ध्यान दूंगी। रुचि ने नौकरी छोड़ने का फरमान तो जारी कर दिया था, लेकिन जब से उसकी सास शकुंतला ने ये बात सुनी थी, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आजकल की लड़कियां 4 पैसे क्या कमा कर लाने लगती है, खुद को घर की महारानी समझती है। इतने सालों से नौकरी कर रही थी और अब नौकरी छोड़ने से पहले एक बार पति से पूछना तक जरूरी नहीं समझा। इसकी नौकरी के भरोसे पर ही तो मेरे बेटे ने 30,000 महीने का मकान पर लोन ले रखा है। अब ये महारानी नौकरी छोड़कर बैठ गई है तो मेरा बेटा अकेला इतना बड़ा लोन कैसे चुकाएगा। मेरा बच्चा तो खर्च के बोझ से बिल्कुल दब ही जाएगा, लेकिन इसे कहाँ शर्म आ रही है, काम से बचने के बहाने हैं बस। दोपहर के समय। रुचि बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुमने नौकरी छोड़ दी? हाँ मम्मी जी, मुन्ना बहुत छोटा है अभी। 6 महीने तो मैटरनिटी लीव के भरोसे काट लिए, लेकिन पिछले 2 महीने से मुझे ना ठीक से चैन है ना रात को सुकून। 8 महीने के बच्चे के साथ घर और ऑफिस मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा जब तक मुन्ना बड़ा नहीं हो जाता मैं नौकरी नहीं करूँगी। अरे ये भी कोई बात हुई भला? एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा तुमसे, और कोई पहली बार तो माँ बनी नहीं हो, पहले भी एक बच्चा है तुम्हारा, तब तो तुमने नौकरी नहीं छोड़ी थी। गर्व के समय मैं अपने मायके में थी। शुरुआती 1-1.5 साल मम्मी के साथ बहुत आसानी से बीत गया था। मुझे बच्चे की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, मम्मी सब काम बिना कहे कर दिया करती थी। लेकिन अब मैं मायके भी नहीं जा सकती, गर्व का स्कूल है। मुझ पर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है मम्मी जी। गर्व को भी समय चाहिए होता है और मुन्ने के लिए जैसे दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता सुबह उठकर मैं गर्व के बारे में सोचूं, मुन्ने के बारे में सोचूं या ऑफिस के बारे में। अरे काम करते करते काम करने की मशीन बन गई हूं मैं। अब मुझसे इतना स्ट्रेस झेला नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। अरे 2 बच्चों में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रही है तू? हमारे ज़माने में औरतें 10-10 बच्चे पैदा करती थी और सारे काम हाथ से ही किया करती थी। आजकल की औरतों के पास काम ही क्या है? मशीन में डाला तो कपड़े धुल गए, कुकर में रखा तो दाल बन गई और मिक्सर में डालो तो मसाला पीस गया। अरे मेहनत किसे कहते हैं हमसे पूछो। एक बच्चा क्या पैदा हो गया, महारानी नौकरी छोड़कर बैठ गई। अगर तू ऐसे हाथ उठा लेगी ना तो घर का बजट हिल नहीं जाएगा क्या? ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है घर में, तू ये बता। 4 रोटी बनानी होती है और मुन्ने का दलिया, इतने से काम के लिए हाय हाय मचाई हुई है। मम्मी बात तो आपकी सही है, काम तो कोई ज़्यादा नहीं है घर में। ऐसा करो, रुचि फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, मुन्ने का काम आप देख लिया करना। इसका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा तो उसे भी नौकरी करने में दिक्कत नहीं होएगी। अरे देख बेटा, ऐसा है ना, मेरी जिम्मेदारी तुम भाई बहनों को पालने की थी। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम खुद देख लो,
इन बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं बची कि मैं तुम्हारे बच्चों की सेवा कर सकूं। अरे 10 बजे ऑफिस जाती है, सुबह 4 बजे उठेगी तो 6 घंटे तो होते हैं। 6 घंटे में तो इंसान दुनिया भर का काम कर सकता है, लेकिन नहीं, इस महारानी को तो 9 बजे तक बिस्तर तोड़ना है। उसके बाद उठकर लिपस्टिक लगाना, बैग पकड़ कर निकल जाओ ऑफिस। अरे घर ऐसा नहीं चला करते भाई। मम्मी जी, मैं 9 बजे तक बिस्तर तोड़ती हूँ? अरे बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। गर्व को सुबह 7 बजे रेडी करके स्कूल क्या पुराने किले की चुड़ैल छोड़कर आती है? पवन, आई एम डन विथ योर फैमिली। किसी को मेरा किया हुआ दिखता ही नहीं है यहाँ। अरे भाभी, क्या ज़रूरत है नौकरी छोड़ने की? बच्चा होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाओ। अरे हाँ, ये तुमने सही कहा रुचि। वैसे मम्मी जी, आपको घर के बजट की चिंता है ना, तो रिंकी की सैलरी तो आती ही है। जब तक मैं घर पर हूँ, घर खर्च में रिंकी मदद कर दिया करेगी, है ना? हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अरे कैसे संस्कार लेकर आई है तू? अब मेरी बेटी के पैसों से ये घर चलेगा क्या? हमारे यहाँ बेटियों से पैसा लेने का रिवाज नहीं है। यह सब तुम्हारे मायके में चलता होगा। अरे मम्मी जी, लेकिन क्या होता है? जो कह दिया तो कह दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अरे हाँ, तुझे नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? आजकल वो नया चल गया है ना, लैपटॉप लेकर घर से ही काम करते रहो। क्या कहते हैं उससे? वर्क फ्रॉम होम मम्मी। हाँ, तो तू वही कर ले। बच्चे भी देख सकती है और पवन को भी तंगी नहीं होगी। सास और पवन के दबाव देने पर वो ऑफिस में बात करके वर्क फ्रॉम होम ले लेती है, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होता है। अरे घर में रहकर अपने बच्चे का ख्याल तो रख ही सकती है कि नहीं है? मुन्ने ने डायपर खराब कर दिया है और तुम लगी हो ये बटन दबाने में। बच्चे तुम्हारे हैं पर तुम्हारा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं। उसका डायपर बदलो और उसके बाद मेरे लिए 2 फुलके भी बना देना। घड़ी देखो, 2 बज रहे हैं। बेचारी रुचि आधा घंटा भी बैठकर चैन से काम नहीं कर पाती कि तभी कोई ना कोई वहां आ धमकता और उसे एक नया काम बताकर जाता। हद हो गई है बेशर्मी की। अरे भाई, घर पर रहकर भी काम करने की ही कंपनी पैसे देगी क्या? बच्चे के कपड़े बदलने और खाना खिलाने से मुझे कंपनी सैलरी नहीं देगी। अरे सब काम मैं कर रही हूँ तो कम से कम बच्चों को सुलाने और शांत कराने जैसे काम तो आप कर ही सकती है ना। तेरे घर पर होने पर भी तेरा बच्चा मैं क्यों संभालूं? एक बच्चा नहीं संभाला जाता इनसे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि बच्चों के लिए नौकरी छोड़ रही है। घर पर बैठी है महारानी, लेकिन मजा लेके जो बच्चा देख ले। अरे मम्मी जी, घर पर बैठी नहीं हूँ, घर से काम कर रही हूँ मैं। सुबह से मुन्ना का डायपर बदलने से लेकर उसे सुलाने खिलाने का सारा काम भी मैंने ही किया है। उस पर भी आप बार बार यही डायलॉग सुनाती रहती है, मुझसे बच्चा नहीं संभाला जाता। ठीक है, नहीं संभाला जाता मुझसे बच्चा। ऐसा करिए, आप संभाल कर दिखा दीजिए, मैं भी तो देखूं आखिर बच्चा कैसे संभाला जाता है। और धौंस किसे दिखा रही है? हाँ, दिखा दूंगी तुझे संभाल कर, इसमें क्या है। रुचि अगले दिन से अपने कमरे को लॉक करके काम करना शुरू कर देती है। इधर आया और कामवाली भी किसी कारण छुट्टी पर चली जाती है। अरे बहू, दरवाजा खोल। आज वो मुन्नी और शीला दोनों काम पर नहीं आई है। मैं क्या क्या करूंगी? अरे मम्मी जी, जरा सा दलिया बनाना है और 4 रोटी सेकनी है। कुकर में दाल चढ़ा लो, काम ही कितना है। मैं ना अपनी मीटिंग में बिजी हूँ। आज आप ही ने कहा था आप संभाल कर बताएंगी, तो संभालिए ना। ये मुन्नी और शीला तो आपको पता ही है, हर तीसरे दिन छुट्टी करती रहती हैं। इसमें परेशान क्यों हो रही है आप? रुचि जानती थी कि बच्चे को संभालना और घर के काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज वो इस एक बच्चा नहीं संभाला जाता वाली समस्या को सुलझाना चाहती थी। दोपहर के 1 बजे लंच करने के लिए जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलती है, घर की हालत देखकर उसका सर चकरा जाता है। पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ था। कहीं खिलौने तो कहीं कुशन बिखरे थे। रसोई में दूध की बोतलें, कुकर में अध पकी दाल और सिंक में बर्तनों का पहाड़ उसे मुंह चिढ़ा रहा था। हैरान होकर वो सासू माँ के कमरे में पहुंची तो देखा शकुंतला देवी लुटी पिटी सी हालत में मुन्ने को गोद में लिए टहल रही है। क्या हो गया मम्मी जी, ये क्या हाल बना लिया आपने? अरे बहू देख, मेरी कमर टूट रही है। सुबह से उसे उठाए तो आधे दिन की छुट्टी ले ले, मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या मम्मी जी, आप तो 2 बच्चों की माँ हैं, एक बच्चा नहीं संभाला जाता आपसे? अरे मैं सब समझ गई बहू। हर जमाने में बच्चे को गोद में लेने के लिए घर में आधा दर्जन लोग होते थे, इसलिए हम काम आराम से कर पाते थे। लेकिन अकेले घर, बच्चे, नौकरी सब संभाल कर तूने तो कमाल करके दिखा दिया बहू। मैं तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि बहू के पास काम ही क्या है, एक बच्चे में काम ही कितना होता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। तू नौकरी मत छोड़,
आज से मैं तेरी मदद कराया करूँगी। और हाँ, इन शीला मुन्नी के कान भी ना मैं नहीं भरे थे, इसीलिए वो रोज़ रोज़ छुट्टी करती थी। इनके कान तो मैं खींचती हूँ, कल से दोनों लाइन पर आ जाएंगी। तू बेफिक्र होकर नौकरी कर बेटा, तेरा घर अब मैं संभालूंगी। तो भाई एक दिन अकेले बच्चे को संभालकर शकुंतला का दिमाग तो एकदम सेंटर पर आ गया। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी सास हैं जिन्हें लगता है कि बहू से एक बच्चा नहीं संभाला जाता। ऐसी सास के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। रेशमा आज बहुत खुश होती है। आज उसकी शादी को पूरे 10 साल हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है और इसी खुशी में रेशमा घर में तरह तरह के पकवान भी बना रही होती है। इसी बीच रेशमा की पड़ोसन उनके घर आती है और उससे कहती है, क्यों रेशमा, आज घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, कुछ खास है क्या आज? आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, शादी से याद आया रेशमा, क्या तुझे पता है हमारे पास वाले ही एक गांव में 70 साल की एक बुढ़िया औरत अपनी दूसरी शादी रचा रही है। क्या 70 साल की बुढ़िया औरत की दूसरी शादी? अरे जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं वो बूढ़ी औरत रंगरलियां मना रही है। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत के 2 बेटे, बहू और 4 पोते पोतियां भी हैं। तौबा तौबा, सच में जमाना बहुत खराब आ चुका है। कोई शर्म लिहाज नाम की चीज तो बची ही नहीं इस दुनिया में। हमारे परिवार के तो ऐसे संस्कार नहीं है। रेशमा, जमाना बहुत आगे निकल गया है। आजकल क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी पर एक जैसी जवानी छा रही है। हमारे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। वैसे कब है उस बूढ़ी औरत की शादी? आपको कोई जानकारी है क्या? मुझे क्या, पूरे गांव वालों को पता है इस शादी के बारे में। कल ही तो है। अरे वाह, कल तो योगेश के पापा भी छुट्टी पर हैं। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं इस बूढ़ी औरत की शादी में। आखिर देखे तो सही कि कौन है वो बेशर्म बुढ़िया औरत जो पोता पोती खिलाने की उम्र में प्यार के फूल खिला रही है। पड़ोसन वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेशमा सोच में पड़ जाती है। शाम को जब रेशमा का पति अमित घर आता है तो वो रेशमा को हैरान परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ रेशमा, आज बहुत परेशान सी लग रही हो? कुछ खास नहीं, एक बुढ़िया औरत के बारे में सोच रही थी। कौन सी बुढ़िया औरत? रेशमा अमित की ओर देखती है और उसे बताते हुए कहती है, हमारे पास वाले गांव में ही एक बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अब लव अफेयर कर रही है और कल उसकी शादी भी है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उसके 2 बहू बेटे और 4 पोते पोतियां भी हैं, फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। अरे इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद वो अपना दूसरा घर क्यों बसाना चाह रही है? पता नहीं जी, मैं सोच रही थी कल आपकी भी छुट्टी है तो क्यों ना हम भी शादी देखने चले। सुनने में आ रहा है कि कल पूरा गांव जा रहा है उसकी शादी देखने के लिए। रेशमा की बातें सुनकर अमित भी दूसरे दिन उसके साथ चलने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन सुबह रेशमा और अमित बच्चों के साथ शादी देखने निकल जाते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर रेशमा अपने परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ की साज सजावट कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है मानो किसी नई नवेली दुल्हन की शादी हो। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत है कहाँ पर जिसके इतने किस्से सुनने को मिल रहे हैं? अमित के इतना बोलने की देर होती है और एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया औरत दुल्हन के लिबास में सज संवर कर मंडप पर पहुंच जाती है, जिसे देख रेशमा और अमित के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। मम्मी जी, यहाँ दुल्हन के लिबास में ये सब क्या हो रहा है? अमित, मम्मी, दादी की शादी, वाह, मजा आएगा। मम्मी शादी कर रही हैं और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब हम उनके लिए इतने गैर हो गए हैं? कुछ भी हो, मैं मम्मी जी की ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेशमा अपनी सास सुशीला की तरफ जाती है। सुशीला अपनी बहू को देखकर सकते में पड़ जाती है। रेशमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़िए मम्मी जी, और आप अपना बताइए, आप यहाँ दुल्हन के लिबास में क्या कर रही हैं? आप इस उम्र में शादी कर रही हैं? जानती है समाज कितनी थू थू करेगा हम पर।
समाज के डर से जीना नहीं छोड़ देते बहू। मैं अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहती हूँ। अगर इस समाज में जीना है तो सब देख कर चलना पड़ता है मम्मी जी। आप तो यहाँ शादी कर लोगी, लेकिन कभी सोचा फिर हम सबका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा? मैं आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सुशीला अपने बेटे के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा अब तू ही कुछ समझाना बहू को। इस शादी को लेकर मेरे भी वही अरमान है जो हर लड़की के उसकी शादी पर होते हैं बेटा। मैं क्या समझाऊं माँ उसे? आप इस उम्र में शादी करने जा रही थी और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग कभी मेरी शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, ये सब सोचने से पहले कभी आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? आज आपकी इस हरकत के कारण ही हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बहू कब तक तुम यूं ही समाज के बारे में सोचती रहोगी? ये लोग आज 100 तरह की बातें बनाएंगे और कल को सब भूल जाएंगे। क्या इनके डर से मैं जीना छोड़ दूं? कल तो सभी को मर जाना है, उसमें भी अगर हम ऐसे ही डर डर कर जीते रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मम्मी जी, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। जिस उम्र में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में आप फिर से अपना घर बसाने के सपने देख रही हो। यकीन नहीं होता मम्मी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? स्वार्थी? बहू, मैंने अपना पूरा जीवन बाकी सबकी खुशियों के लिए बिता दिया। अमित के पिताजी की मौत के बाद जब मेरे पास दूसरा घर बसाने का मौका था, तब भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। और आज तुम मुझे स्वार्थी बोल रही हो? क्या एक बूढ़ी औरत के पास दिल नहीं होता? हमें प्यार करने का अधिकार नहीं होता? सुशीला की बातों ने सभी को सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। किंतु रेशमा, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है मम्मी जी, लेकिन आपके साथ 3 और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं। हम आपके कारण बदनामी का घूंट नहीं पी सकते मम्मी जी। आज तुम दोनों को अचानक मेरी और इस समाज की इतनी परवाह क्यों हो रही है? यह बदनामी और समाज के तानों का डर तब तुम लोगों के जहन में क्यों नहीं आया, जब 2 बेटों और बहुओं के होते हुए भी मुझे अकेले उस एक कमरे में रखकर घूंट घूंट कर जीवन यापन करना पड़ रहा था? तब तुम लोगों को याद नहीं आया मुझसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं? सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित अपना सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपने से हुई गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लोग क्या कहेंगे ही चल रहा था, जिसके डर से वे खामोश होकर खड़े रहते हैं। तभी सुशीला जी आगे कहती हैं, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं फिर से विवाह करूं और अपने नए जीवन की शुरुआत करूं, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी और साथ ही ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। फिर ना तुम लोगों की कोई बदनामी होगी और ना ही कोई तुम्हें आकर ताने मारेगा। सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित दोनों सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद रेशमा कहती है, नहीं मम्मी जी, आप घर छोड़कर मत जाइए। आप सच कह रही हैं। अगर हम ऐसे ही समाज की परवाह करते रहे तो हम कभी खुशी खुशी नहीं जी पाएंगे। हाँ माँ, और आज बचपन से तेरे हर निवाले और प्यार का कर्ज मैं चुकाऊंगा। आज यहाँ से मेरी माँ की डोली उठेगी। बजाओ शहनाई, आज मेरी माँ की शादी है। फिर क्या, अपने बहू बेटों की रजामंदी के साथ सुशीला खुशी खुशी 7 फेरे लेकर नई नवेली दुल्हन बन जाती है और सब शादी की खुशियों में मगन हो जाते हैं।